हेलो फ्रेंड्स, एक बार सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल एसडी फाइनेंशियल अवेयरनेस पर। ईडियम्स एंड फ्रेजेस हमने स्टार्ट किया था, ये क्लास सेकंड है इसकी। इससे पहले हमने क्लास फर्स्ट में 25 जो है ईडियम्स कवर किए थे, तो अगर आपने वो सब देख लिया उसके बाद आप 26 से यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे, अब 250 करने की कोशिश करेंगे। ओके, ये पार्ट 2 रहेगा, तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सो आज का हमारा पहला वर्ड है, पहला जो इडियम फ्रेज है पढ़ते हैं। वंस द केस रीच द कोर्ट द पुलिस वॉश देयर हैंड्स ऑफ इट, कि एक बार केस जो है कोर्ट तक गया, पुलिस ने अपने हाथ धो लिए वहाँ से। इसका मतलब क्या किया कि पुलिस पीछे हट गई कि अब कोर्ट संभालेगा। तो यानी कि पुलिस रिस्पॉन्स का वेट कर रही थी, नहीं क्रेडिट मांग रही थी कि भाई हम लेके आए हैं इसको, केस को हम लेके आए हैं, इस बंदे को हम पकड़ के लाए हैं, हमें क्रेडिट दो। ऐसा भी नहीं है, कंटिन्यू करना चाहती थी, बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने तो अपने हाथ साफ कर लिए उससे, यानी कि डिसएसोसिएटेड देमसेल्फ फ्रॉम, यानी कि वॉश देयर हैंड्स मतलब अपने हाथ धो लिए। इसका मतलब अपने आप को डिसएसोसिएट कर लिया उस कंडीशन से कि पुलिस ने बोला कि अब कोर्ट संभालेगी, हम उसमें हमारा कोई रोल नहीं है। तो वॉश देयर हैंड्स ऑफ इट का मतलब है डिसएसोसिएटेड देमसेल्फ फ्रॉम। ओके, next is she wanted to go hitchhiking but her mother put her foot down and now she is going by bus। तो put her foot down इससे पहली वाली क्लास में भी ये सिनोनिम आ चुका है, ठीक है। वो दूसरे पेपर में था, ये दूसरे पेपर में था। देख सकते हो आप, सेंटेंस अलग है और सेंटेंस के चारों ऑप्शन भी अलग तरीके से लिखे हुए हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको मैंने बोला ना, रिपीटेड होते हैं ये, ऑप्शंस भी चेंज हो जाएंगे, सेंटेंस चेंज हो जाएगा, लेकिन ऑप्शंस भी आपको मैचिंग मिल जाएंगे, ठीक है। ध्यान से देखो, वो हिच हाइकिंग पे जाना चाहती थी, लेकिन उसकी मम्मा ने क्या कर दिया, अपने फुट डाउन, यानी कि उसकी मम्मा इतनी स्ट्रिक्ट हो गई कि कोई मतलब नहीं है हिच हाइकिंग पे जाने का, और अब वो बस से जा रही है, ठीक है। तो यानी कि उसकी मम्मा ने एक फर्म स्टैंड लिया, बिल्कुल लिया भाई। उन्होंने उसका डिस्प्लेजर एक्सप्रेस किया अपना, नहीं उसको स्कॉल्ड किया, नहीं इरिटेट हो गई, नहीं। सिंपल सी बात है, पुट हर फुट डाउन हम पहले भी पढ़ के आ चुके हैं। लाइक सीमा की मैरिज का जो सिचुएशन था, सीमा को जब मैरिज करने के लिए बोल रहे थे तो उसने भी फर्म स्टैंड लिया था, अपने पैर हाथ ऊपर और पैर नीचे कर लिए थे कि भाई नहीं, मैं शादी नहीं कर सकती। उसी तरीके से मम्मी ने भी अपने पुट हर फुट डाउन, की मम्मी भी बिल्कुल स्ट्रिक्ट हो गई, फर्म हो गई। उन्होंने भी बोला कोई मतलब नहीं है, हिचहाइकिंग पे बस से जाएंगी, ठीक है। तो टू का फर्म स्टैंड, ठीक है। ये तो हम पहले भी कवर कर चुके हैं, तो अगर आपने पहली वाली वीडियो देखी थी तो इसका तो आंसर आपने खुद ही बता दिया होगा। नेक्स्ट इज एडोलसेंस इज अ पीरियड ऑफ हैल्कन डेज। ओके, हैल्कन्स डेज का क्या मतलब होता है? हैल्कन्स डेज में आपको बता देती हूँ, हैप्पी डेज होते हैं, सिंपल सी बात है। हैप्पी डेज, हैल्कन्स डेज मतलब हैप्पी डेज। ओके, हार्ड डेज नहीं, मेंटल प्लेजर नहीं, डेज ऑफ प्रिपरेशन नहीं, हैप्पी डेज, सिंपल सिंपल लिखा हुआ है। एडोलसेंस जो होती है आपकी, यंग एज जो होती है, वो हैप्पी डेज होती है, हैल्कन्स डेज होती है। नेक्स्ट देखते हैं। माई सिंसियर एडवाइस टू माई मेड सर्वेंट फेल ऑन स्टोनी ग्राउंड, कि मेरी जो सिंसियर सी एडवाइस थी जो मैंने अपनी मेड सर्वेंट को दी थी, वो जाके पत्थर के ग्राउंड पे टकराई है जाके। इसका मतलब क्या है कि बिल्कुल फेल ही हो गई, समझो। काउंटर प्रोडक्टिव है, नहीं। स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट पड़ा, मतलब ही नहीं बनता। स्टबबॉर्न, नहीं। जिद्दी वाली बात कहाँ से आई? हैड लिटिल सक्सेस, यानी कि यही होगा कि मेरी जो सिंसियर एडवाइस थी मैंने अपने मेड सर्वेंट को दी थी, वो पत्थर के ग्राउंड पे जाके गिरी है, मतलब ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट नहीं हुआ उसका, ठीक है। लिटिल सक्सेस। नेक्स्ट इज ही हैड ऑल इज डक्स इन अ रो, ही इज कॉम्प्लासेंट। उसकी सारी जो डक्स हैं, बत्तखें हैं, वो एक ही रो में है, यानी कि हर चीज़ प्रॉपर ऑर्डर में है, सिंपल। यानी कि हैज़ एवरीथिंग रेडी, सब रेडी है, ऐसा तो नहीं है। वेल ऑर्गेनाइज्ड है, बिल्कुल, ठीक है। ऑलवेज स्कोर अ 0, नो। नेवर गेट कंफ्यूज, नो, ठीक है। तो उसकी सारी बत्तखें एक ही रो में है, यानी कि हर चीज़ वेल ऑर्गेनाइज्ड है, सब लाइन टू लाइन है। ओके, ये तो बहुत ईजी था, आप इसको कॉमन सेंस से भी कर सकते थे। नेक्स्ट इज फॉर सम पीपल राइटिंग वर्स इज एज डक टेक्स टू वाटर। किसी किसी के लिए ना जो लिखने की कला होती है वो ऐसी होती है जैसे डक वाटर में। अब वाटर है, उसमें डक है अगर, तो डक कितनी कंफर्टेबल होती है, डक है, ठीक है। तो वाटर में डक कितनी ज़्यादा कंफर्टेबल होती है आपको पता ही है, यानी कि कुछ कुछ लोगों के लिए लिखना इतना ही कंफर्टेबल होता है जैसे कि डक वाटर में होती है। यानी कि लाइक डक 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 आ गया, लिटरल मीनिंग तो बिल्कुल नहीं है। ओके, लाइक ड्रॉपिंग द डक इनटू द वाटर, लिटरल मीनिंग बिल्कुल नहीं है, ठीक है। लाइक बर्स्टिंग आउट सडनली, बर्स्ट कर देना, बिल्कुल नहीं है। लाइक इजीली एंड नेचुरली स्पीकिंग, बिल्कुल। कुछ कुछ लोगों के लिए राइटिंग जो है बहुत ही ईजी है और नेचुरल स्पीकिंग, बातें करते करते वो लिख देते हैं, बिल्कुल उतना कंफर्टेबल है जितने डक वाटर में होती है। यानी कि एज डक टेक्स टू वाटर, इतना कंफर्टेबल मतलब इतना ईजी है और इतना नेचुरल है उनके लिए। नेक्स्ट इज ही मेड माई डे, ओके, बाय टेलिंग मी हाउ इंपॉर्टेंट आई वॉज टू हिम। तो आपने कई बार सुना है कि इसने मेरा दिन बना दिया ना, ही मेड माई डे, यानी कि मेड मी हैप्पी, गिव मी ग्रेट प्लेजर, बिल्कुल मुझे बहुत प्लेजर दिया, बहुत सुकून दिया, ये बता के कि मैं इसके लिए कितनी इंपॉर्टेंट हूँ। डिस्प्लीज तो बिल्कुल भी नहीं करेगा, डिस्प्लीज थोड़ी करेगा, तो प्लीज़ कर दिया है, बल्कि स्पॉइल कर दिया डे, ओ नो। रिसेंटफुल बना दिया, नहीं। सिंपल सी बात है, मेड माई डे, दिन बना दिया मेरा, यानी कि ग्रेट प्लेजर दिया। ओके, नेक्स्ट इज ही मेड अवे विथ 10,000 रुपीज़ इन द कोर्स ऑफ 3 मंथ्स। भाई 3 महीनों के अंतराल में ही वो 10,000 रुपये लेके भागा है। मेड अवे मतलब लेकर भागा है, चोरी करके भागा है, तो अर्न करके भागा नहीं। रन अवे विद, भाई रन अवे का मतलब है कि भागा है, लेकिन मैं क्या बोल रही हूँ कि चोरी करके भागा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा। स्क्वैंडर्ड और सेव्ड, स्क्वैंडर्ड का मतलब ये होता है सिंपल सिंपल चोरी करके भागना, ठीक है। इसका लिटरल मीनिंग यही है, चोरी करके भागना। तो वो चोरी करके ही तो भागा है, 3 महीने के अंदर अंदर वो 10,000 रुपये मेड अवे विद, यानी कि चोरी करके भागा है। तो आंसर क्या होगा इसका? सीधा सीधा स्क्वैंडर्ड। ओके, नेक्स्ट इज द स्टूडेंट्स ऑफ दैट ग्रुप हैव assured their project guide that they will
ऑल वर्क अगेंस्ट द क्लॉक। जो स्टूडेंट्स हैं उस ग्रुप के, उन्होंने अपने प्रोजेक्ट गाइड को अश्योर किया है, सांत्वना दी है, बताया है कि वो लोग अगेंस्ट द क्लॉक काम कंप्लीट करेंगे। इसका मतलब टाइम से काम पूरा करेंगे, है ना। यानी कि वर्क वाइल कीपिंग पेशेंस, पेशेंस से काम करेंगे ऐसा तो कुछ नहीं है। विगर से काम करेंगे लिमिटेड टाइम में काम को फिनिश करने के लिए, बिल्कुल यस। एंथुसियाज्म के साथ करेंगे नहीं, हार्ड काम करेंगे टाइम के अगेंस्ट जाके, तो काम कौन करेगा भाई। सिंपल सी बात, इसका क्या होगा कि वो इतना काम करेंगे वर्क अगेंस्ट द क्लॉक, यानी कि पूरी विगरस, पूरी इंटेंसिटी के साथ काम करेंगे, जैसे कि लिमिटेड टाइम में, क्लॉक लिखा हुआ है ना, लिमिटेड टाइम में वो काम को पूरा कर सके। ठीक है, ये होगा इसका आंसर। नेक्स्ट इज टू लेट ऑफ स्टीम माई फ्रेंड स्टार्ट मर्मरिंग। ठीक है, लेट ऑफ स्टीम, स्टीम मतलब धुआं, धुआं निकलता है ना जब गुस्सा आता है कि नहीं। जब गुस्सा आता है तो धुआं निकलने लगता है, तो उसी धुएं को निकालने के लिए मेरी दोस्त ने बड़बड़ाना स्टार्ट कर दिया, मन मन में बातें करनी स्टार्ट कर दी। ठीक है, तो यानी कि अपनी टेंशन को निकालने के लिए, अपना अप्रूवल दिखाने के लिए, डिस्प्लेजर दिखाने के लिए नहीं, गुस्सा शो करने के लिए। ठीक है, गुस्से में तो स्टीम निकलता है, धुआं। अपने गुस्से को शो करने के लिए उसने, मेरी फ्रेंड ने क्या किया, मरमर स्टार्ट करना, बड़बड़ाना स्टार्ट कर दिया। लेट ऑफ स्टीम, स्टीम धुआं निकलना मतलब एंगर। नेक्स्ट इज I could have continued my higher studies if I want, but that's water under the bridge। ये बोल रही है कि मैं अपनी हायर स्टडीज़ कंटिन्यू कर सकती थी अगर मैं चाहती थी, लेकिन अब सब वाटर अंडर द ब्रिज है, अब तो सब ब्रिज के नीचे पानी जैसा हो गया है। इसका मतलब वाटर अंडर द ब्रिज का मतलब है कि कोई चीज़ जो आपके पास्ट में हुई है और अब आप उसके बारे में अफसोस भी नहीं करते हो, क्योंकि वो पास्ट में हो गई है, बहुत पुरानी हो गई है, और अब आप उसको चेंज नहीं कर सकते ना। पास्ट की कोई चीज़ आप चेंज नहीं कर सकते हो। तो वाटर अंडर द ब्रिज, ब्रिज के अंदर अगर पानी आ गया है, ब्रिज के नीचे तक पानी आ गया है, तो आप कुछ नहीं कर सकते हो, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। यानी कि पास्ट की कोई ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीज़ जिसके बारे में आप ज़्यादा अफसोस भी नहीं कर सकते हो। वाई? बिकॉज आप उसको चेंज भी नहीं कर सकते। तो समथिंग आई कैन नॉट चेंज, सीधा सीधा फर्स्ट सेंटेंस में ही लिखा हुआ है। द टाइम आई मीट विद एन एक्सीडेंट नियर द ब्रिज। भैया ब्रिज ब्रिज लिटरल मीनिंग कैसे हो सकता है, वैसे ही नहीं है। समथिंग माई फैमिली डोंट वांट टू डू द टाइम आई वेंट ऑन क्रूज। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल सी बात है कि ब्रिज, वाटर ऑन द ब्रिज का मतलब है कोई ऐसी चीज़ जो मैं चेंज ही नहीं कर सकती, तो मैं बुरा भी नहीं मानती अब उस चीज़ को लेकर। ठीक है, समथिंग आई कैन नॉट चेंज। Okay. Next is my parents want me to study science but I stick to my guns and graduate in economics। मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि मैं साइंस पढूं, लेकिन मैं अपनी गन्स पे स्टिक रही हूँ और इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएट हुई। इसका क्या मतलब है? प्रीफर टू डिसऑबे हिम, उनको डिसऑबे किया मैंने अपने पेरेंट्स को, और मैं इकोनॉमिक्स पढ़ी। होल्ड ऑन माई डिसीजन, अपने डिसीजन पे बनी रही मैं। रिफ्यूज टू लिसन टू दैम, अपने पेरेंट्स की बात नहीं सुनी मैंने और इकोनॉमिक्स की, और शो दैम दे आर रॉन्ग, और अपने पेरेंट्स को दिखाया कि आप गलत हो, साइंस नहीं पढ़नी, इकोनॉमिक्स पढ़नी। तो अगर आप देखो तो वैसे चारों ही ऑप्शन करेक्ट लग रहे हैं, है ना, कि भाई मैं उसने अपने पेरेंट्स की बात नहीं मानी, उसको डिसऑबे भी किया है, उसको सुना भी नहीं है, हर चीज़ की है। लेकिन आप ध्यान से सुनो, डिसऑबे करना नेगेटिव सेंस देता है, अपने पेरेंट्स को डिसऑबे करना इट्स अ नेगेटिव सेंस। फिर रिफ्यूज टू लिसन टू देम, उनकी बात ना सुनना, ये भी नेगेटिव सेंस देता है। वाइल शो दैट, अपने पेरेंट्स को ये दिखाना कि आप गलत हो, ये भी नेगेटिव सेंस देता है। बट होल्ड ऑन टू माई डिसीजन, लेकिन अपने डिसीजन पे बने रहना, ये पॉजिटिव सेंस दिखाता है। तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा। नेगेटिव में हम जाएंगे ही नहीं ना, हम पॉजिटिव में जाएंगे। सिंपल सी बात है, स्टिक टू माई गन्स, अपने गन्स पे मैं अड़ी रही, यानी कि अपने डिसीजन पे बने रही, और साइंस नहीं इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएट हुई। समझ में आया ये 3 क्यों नहीं हुए और ये सेकेंड वाला क्यों हुआ? पॉजिटिव पे जाएंगे। ओके, next is the manager dismissed the proposal out of hand and said that it was not at all practical। ध्यान से सुनो, आपने सुना होगा ना एक चीज़ हैंड टू हैंड, ये सबने सुना है। हैंड टू हैंड मतलब हाथों हाथ, यानी कि हैंड टू हैंड का मतलब होता है क्विकली, राइट। उसी का एक जैसा होता है आउट ऑफ हैंड, आउट ऑफ हैंड का मतलब भी होता है क्विकली। अब इसमें डिफरेंस क्या है? हैंड टू हैंड में भी क्विकली का मतलब होता है, लेकिन हैंड टू हैंड का मतलब होता है एक्सेप्ट कर लेना, राइट। और आउट ऑफ हैंड का मतलब भी होता है क्विकली, लेकिन आउट ऑफ हैंड का मतलब होता है रिजेक्ट करना। यानी कि आउट ऑफ हैंड का मतलब है कि रिजेक्ट क्विकली, एंड हैंड टू हैंड का मतलब है एक्सेप्ट क्विकली। तो यहाँ पे बोल रहा है आउट टू हैंड, इसका मतलब क्विकली की बात हो रही है, रिजेक्ट किया, यानी कि जो मैनेजर है उन्होंने डिसमिस कर दिया प्रपोजल को, बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया है। हैंड टू आउट ऑफ हैंड, इसका मतलब क्विकली, और कहा कि ये प्रैक्टिकल नहीं है। तो समझ में आया हैंड टू हैंड, आउट टू हैंड का क्या मतलब है? हैंड टू हैंड का मतलब है क्विकली एक्सेप्ट करना, एंड आउट ऑफ हैंड का मतलब होगा यहाँ पे क्विकली रिजेक्ट कर देना। ओके, नेक्स्ट इज द पीपल ऑफ दिस विलेज आर द सॉल्ट ऑफ द अर्थ। ध्यान से सुनेंगे, इस गांव के जो लोग हैं वो साल्ट हैं अर्थ के लिए। अब अर्थ, साल्ट ऑफ द अर्थ का मतलब आपको लग रहा है रिच है, नहीं रिच नहीं है, एजुकेटेड नहीं है, क्वारलसम, लड़ाई झगड़ा नहीं करते, काइंड। ठीक है, ये आप इस तरह से याद रख लेना कि साल्ट ऑफ द अर्थ का मतलब होता है काइंड, जो बहुत ही दयालु है, कृपालु है, उनको बोलते हैं। तो इस गाँव के लोग जो है बड़े दयालु हैं, साल्ट ऑफ द अर्थ हैं। ओके, नेक्स्ट इज he accused her of talking through her hat and refused to accept a word of what she said। उसने बोला कि accuse, पहली बात तो उसको डांटा कि वो तुम अपने हैट से बात क्यों करती हो, यानी कि हैट के थ्रू क्यों बात करते हो, कोई हैट से बात कर सकता है क्या? एनीवेज, और रिफ्यूज बोला और बोल दिया कि अगर तुमने एक और वर्ड, एक और बात अगर तुमने अपने हैट से बोली तो मैं बिल्कुल उसको एक्सेप्ट नहीं करूँगी। यानी कि वो कैसी बातें कर रही होगी? वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें कर रही होगी? नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें करती तो कोई एक्सेप्ट करने से मना ही क्यों करता? ठीक है, टफ बातें करती तब भी नहीं मना करता, सेंस में बात करती तब भी नहीं, यानी कि वो नॉनसेंस बातें कर रही थी। ठीक है,
टॉकिंग थ्रू हर हैट के थ्रू बात करना मतलब नॉनसेंस, वो बहुत ही इररिलेवेंट बातें कर रही थी और इसीलिए उसको बोला गया कि अगर तुमने फिर से अगर कोई ऐसी इररिलेवेंट बात की, हैट के थ्रू बात की, तो वो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। ओके, यानी कि टॉकिंग थ्रू हर हैट का मतलब होता है टॉकिंग नॉनसेंस, नॉनसेंस बकवास जब कोई करता है। ओके, नेक्स्ट इज विलेजर्स कॉल्ड ऑलवेज कॉल्ड अ स्पेड। विलेजर्स हमेशा एक स्पेड को स्पेड बोलते हैं, यानी कि कुल्हाड़ी ले लो, हथौड़ी ले लो, कुछ भी ले लो, है ना, खुरपा ले लो, काफ़ी चीज़ें होती हैं। तो विलेजर्स जो है एक स्पेड को स्पेड ही बोलते हैं, यानी कि कुल्हाड़ी को कुल्हाड़ी बोलते हैं, यानी कि बिल्कुल सीधी बातें करेंगे, घुमाना फिराना नहीं, जो चीज़ एग्जैक्ट है वही बताएंगे। यानी कि टू स्पीक अबाउट स्पेड, स्पेड के बारे में लिटरल मीनिंग तो बात होता ही नहीं कभी। कॉल समवन, किसी को स्पेड बोलना लिटरल मीनिंग नहीं होगा। स्पीक इल अबाउट समवन, नो, स्ट्रेट फॉरवर्ड में बातें करना, ठीक है। यानी कि विलेजर्स जो है स्पेड को कुल्हाड़ी ही बोलते हैं, यानी कि बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर में बात करते हैं, सीधी बात करेंगे। ओके, नेक्स्ट इज Mary broke a vase and had to face the music when her father got home. Easy, कॉमन सेंस है। फेस द म्यूजिक, अगर सिंपल फेस द म्यूजिक होता तो बहुत ही मुश्किल हो जाता जज करना, वाइल अभी सेंटेंस बहुत ईजी कर दिया कि मैरी ने एक वास, यानी कि कोई फ्लावर वास होगा, हो सकता है, वो तोड़ दिया और अब उसको म्यूजिक सुनना पड़ा जब उसके पापा घर आए। तो म्यूजिक सुनना पड़ा का इसका मतलब यहाँ पे सीधा सीधा है, अगर वास तोड़ेगी तो तारीफ तो होगी नहीं, म्यूजिक सुनने का मतलब है यहाँ पे उसको डांट पड़ी, ठीक है। तो एक्सेप्ट द पनिशमेंट, लिसन केयरफुली नहीं, लॉस्ट ऑफ क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं, म्यूजिक सुन रही है, लिटिल मीनिंग तो वैसे ही नहीं होता, तो एक्सेप्ट द पनिशमेंट, सिंपल सी बात है। वॉच तोड़ेगी, म्यूजिक उसको वॉच तोड़ने के बाद अगर म्यूजिक सुन रही है, इसका मतलब सिंपल उसको डांट पड़ रही है, पनिशमेंट मिल रही है, तो उसको एक्सेप्ट करनी होगी पनिशमेंट। ओके, नेक्स्ट इज टू प्ले सेकंड फिडल। ओके, सेकंड फिडल का मतलब होता है जो प्ले मतलब सबऑर्डिनेट रोल प्ले करता है। जैसे आपने देखा होगा, जैसे मुन्ना भाई एमबीबीएस में, उसमें जो आपके कौन सा हीरो है मुझे ध्यान नहीं है, वास्तव में भी है ना वो हीरो, संजय दत्त। हाँ, तो वो संजय दत्त क्या करता है अभी, वो मेन हीरो है, वो मेन कैरेक्टर है, और उसके साथ जो सर्किट है वो क्या है, उसका सबऑर्डिनेट है, जो सेकंड फिडल रोल प्ले करता है। यानी कि जो मेन हीरो होता है और मेन हीरो के साथ जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेकंड फिडल बोलते हैं। तो क्या होता है, टू प्ले सेकंड फिडल का मतलब हैप्पी, चेयरफुल और हेल्दी होना, नहीं। रिड्यूस द इंपॉर्टेंस ऑफ सीनियर, बिल्कुल नहीं। सबऑर्डिनेट रोल प्ले करना, यस, या बैक से ड्राइव करना, बिल्कुल नहीं, ठीक है। सेकंड फिडल का मतलब एक सबऑर्डिनेट रोल प्ले करना, मेन कैरेक्टर के साथ जो है उसका साथ देना, ठीक है, सबऑर्डिनेट रोल होता है। नेक्स्ट इज वाई आर यू जंपिंग डाउन माई थ्रॉट, आई वॉजंट इवन प्रेजेंट व्हेन इट हैपेंड, कि तुम मेरे गले में क्यों उतर रहे हो भाई, मैं तो प्रेजेंट भी नहीं थी जब ये सिचुएशन वहाँ पे हुई, राइट। इसका मतलब क्या हो रही है, मुझे क्यों डांट रहे हो हैं, या मेरे क्यों गले पड़ रहे हो, मेरे से रनिंग अवे होगा, मेरा क्यों जोक बना रहे हो, नहीं, मेरे को खाने के लिए फोर्स कर रहे हो, नहीं, स्कोल्डिंग में यही बात है कि वाई आर यू जंपिंग डाउन माई थ्रॉट, भाई तुम मेरे गले में क्यों अटक रहे हो, मुझे क्यों डांट रहे हो, मैं तो प्रेजेंट भी नहीं थी जब ऐसा कुछ हुआ, समझ में आया। नेक्स्ट इज आई एम आउट ऑफ माई विट्स एंड देयरफॉर कैनॉट फाइंड अ वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम इमीडिएटली, यानी कि मैं अपनी विट्स के बाहर हो गई, आपे के बाहर हो गई, दिमाग खराब हो गया मेरा, और मुझे अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोई रास्ता नजर नहीं आता। यानी कि मैं इतनी इंटेलिजेंट नहीं हूँ, नो, हेल्पलेस हूँ, नहीं, टोटली इग्नोरेंट हूँ, नहीं, ग्रेटली कंफ्यूज, ठीक है, कि मैं आउट ऑफ माई विट्स, इतनी कंफ्यूज हो चुकी हूँ, मैं आउट ऑफ द विट्स हो चुकी हूँ, इतनी कंफ्यूज हो चुकी हूँ कि अब मुझे कोई आंसर नहीं मिल रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ग्रेटली कंफ्यूज्ड। ओके, आउट ऑफ माई विट्स इन द सेंस ग्रेटली कंफ्यूज्ड। नेक्स्ट, हार्ड वर्क पेज इन द लॉन्ग रन, जो हार्ड वर्क होता है, मुश्किल काम होता है, वो लॉन्ग रन में आपको मिलता है, यानी कि लंबे समय तक आपके पास रहता है, यानी कि हमेशा रहता है। देखो, हमेशा तो कोई चीज़ नहीं रहती, ठीक है, इंडेफिनेटली रहता है, नेवर, कभी नहीं रहता, ऐसा भी नहीं है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि हार्ड वर्क जो है लॉन्ग रन में रहता है आपके साथ, यानी कि पीरियड ऑफ टाइम, काफ़ी लंबे समय तक के लिए आपके पास रहता है, आपको पे करता है, ठीक है, उसका फायदा आपको लंबे समय तक के लिए मिलता है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। नेक्स्ट इज आई फेल्ट अ फिश आउट ऑफ वाटर अमंग द लॉयर्स, भाई मुझे ऐसा लग रहा था लॉयर्स के बीच में कि मैं जैसे मछली हूँ पानी के बाहर। अब देखो, वाटर के बाहर मछली कैसी होगी, तड़पेगी ना, वो उसे अच्छा थोड़ी लगेगा, कंफर्टेबल थोड़ी होगी वो वहाँ पे, है ना। कोई भी फिश अगर वाटर के बाहर है तो वो कंफर्टेबल नहीं है, तो उसको ऐसा लग रहा था लॉयर्स के बीच में खड़े होकर जैसे कि मैं मछली हूँ जो पानी से बिछड़ गई हूँ, तो यानी कि स्पेशल हूँ, नो भाई, हैप्पी हूँ नहीं, प्राउड हूँ नहीं, अनकंफर्टेबल हूँ, राइट। और अगर आप एलिमिनेट करना चाहते हैं तो स्पेशल भी पॉजिटिव है, हैप्पी भी पॉजिटिव है, और प्राउड करना भी पॉजिटिव है, वाइल अनकंफर्टेबल जो है वो नेगेटिव वर्ड है, तो वैसे भी अनकंफर्टेबल। और आप देख सकते हो कोई भी मछली अगर पानी के बाहर है तो वो अनकंफर्टेबल ही होगी, और लॉयर्स के बीच में भी उसको क्या लग रहा था, अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। नेक्स्ट इज द कावेरी वाटर इशू लेड टू एप्पल, एक सेकेंड, ये लेड है, आर नहीं डी, एलईडी, लेड टू एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन द टू स्टेट्स, ठीक है। जो कावेरी वाटर का डिस्प्यूट था दो गवर्नमेंट्स या दो स्टेट्स के बीच में, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड था, डिस्कॉर्ड मतलब लड़ाई, और लड़ाई का एप्पल था, यानी कि लड़ाई की जड़ थी। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब होता है लड़ाई की जड़, तो यानी कि कॉज ऑफ एंगर, गुस्से की जड़, हैट्रेड की जड़, एनिमोसिटी की जड़, यस, क्वेरल की जड़, ठीक है, कॉज ऑफ क्वेरल। ये जो कावेरी वाटर डिस्प्यूट था दो स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में, ये क्वेरल की फसाद थी, लड़ाई की जड़ थी। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड मतलब लड़ाई की फसाद। नेक्स्ट इज
द कंस्ट्रक्शन रिमेन्स अनफिनिश्ड एंड द वर्कर्स हैव लेट द ग्रास ग्रो अंडर देयर फीट। क्या बोल रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन अभी भी क्या है, अनफिनिश है, लेकिन जो वर्कर्स हैं अभी भी लेट द ग्रास ग्रो अंडर देयर फीट, उनके पैरों के नीचे भी घास उग रही है। इसका मतलब क्या है कि वो बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं। तो ग्रास लिटरल मीनिंग बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। गोइंग ऑन लग्जरी टूर पे जाने की बात तो बिल्कुल भी नहीं होगी। डिमांडिंग मोर बेनिफिट्स बिल्कुल नहीं। डिले डूइंग द वर्क, ठीक है। क्या करें, वो खड़े हैं और उनके खड़े खड़े उनके पैरों के नीचे जो है क्या उग रही है, घास उगे जा रही है, यानी कि वो कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं, काम ही नहीं कर रहे हैं, डिले कर रहे हैं डूइंग द वर्क, ठीक है। तो लेट द ग्रास ग्रो अंडर देयर फीट इन द सेंस डिले ड्यूरिंग द वर्क। तो आज का हम लास्ट इडियम देख लेते हैं। लास्ट इडियम है हमारा द पुलिस स्मेल द रैट बिहाइंड द डेथ ऑफ द गर्ल। पुलिस ने क्या क्या, अभी स्मेल द रैट हमने पहले भी देखा था, मैंने बोला था देखो कितनी बार रिपीट होते हैं। क्वेश्चन चेंज हो गया है, सेंटेंस चेंज हो गया है, उसके चारों ऑप्शंस चेंज हो गए हैं, बट देखो वही है इडियम, स्मेल द रैट, यानी कि हमने देखा था क्या कि सस्पिशियस होना, शक्की होना, किसी चीज़ को शक करना। तो पुलिस को शक हुआ है उस लड़की की डेथ के ऊपर, यानी कि पुलिस कंफ्यूज हो गई है। नहीं, डेथ का कॉज लिटरल मीनिंग तो कभी नहीं होगा। नो, सस्पेक्टेड दैट समथिंग इज फर्स्ट, या जंप टू द कंक्लूजन पे आ गई। नहीं, सस्पेक्टेड का मतलब होता है शक करना, पहले भी बताया था, और शक से रिलेटेड होता है स्मेल द रैट, यानी कि सिंपल यही आंसर होगा। यानी कि पुलिस को कुछ सस्पेक्टेड हुआ है, यानी कि कुछ पहली बार में कुछ पुलिस को शक हुआ है लड़की की मृत्यु के पीछे, ठीक है। तो स्मेल द रैट इन द सेंस सस्पेक्टेड समथिंग, टू बी सस्पिशियस या टू बी शक्की होना थोड़ा, ठीक है। तो हमारे 50 इडियम्स थे, 50 हमने कवर कर लिए। मैंने बोला था हम 200 अप्रॉक्स प्रैक्टिस करेंगे। तो ये हमारे पार्ट 2 में हमने 50 कवर किए। नेक्स्ट पार्ट 3 कल आएगा जिसमें हम 75 तक कवर करेंगे, ठीक है। तब तक आप इसी को घुमा कर प्रैक्टिस कीजिए, 2-3 बार लर्न हो जाएंगे, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरीके से इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को पाने के लिए। थैंक यू।